हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे दिमाग में हर रोज सैकड़ों प्रश्न उठते रहते हैं, जिनमें से कई ऐसे प्रश्न बिना उत्तर के भी होते हैं। मतलब उन प्रश्नों का आंसर हमें नहीं पता होता है। खैर, मैं इस वीडियो में आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई बात नहीं करूंगा। मैं आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी क्यूरियस एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को बताऊंगा जिनके आंसर्स को जान करके आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, मिरर यानी कि शीशे का कलर क्या होता है, यानी कि वो किस कलर का होता है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो मिरर ग्रीन कलर का होता है। आंसर सुन करके तो चौंक गए होंगे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, वैसे ये तो आपको पता ही होगा कि हम 10 मिलियन अलग अलग रंगों को आसानी से पहचान सकते हैं, बट अगर हम मिरर के कलर को व्हाइट या सिल्वर इमेजिन करते हैं तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। क्यों, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। वास्तव में ये उस कलर का होता है जिस कलर को ये रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे आपको बता दूं कि परफेक्ट मिरर सारी इमेज को एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में और डिस्टेंस पर रिफ्लेक्ट करता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि मिरर एक तरह का स्मार्ट वाइट कलर का है। लेकिन अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, तो परफेक्ट मिरर कैसे हो सकता है। इसलिए हर तरह का रियल मिरर कुछ न कुछ अमाउंट में लाइट को तो एब्जॉर्ब करता ही करता है। स्पेशली मिरर 510 नैनोमीटर रेंज के अंदर आने वाली लाइट को ही अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, जो कि हरे रंग की लाइट का स्पेक्ट्रम होता है। तो टेक्निकली अगर कहा जाए कि मिरर किस कलर का होता है तो मिरर हरे कलर यानी कि ग्रीन कलर का होता है, मतलब बिल्कुल हरा भरा। नंबर 2, दोस्तों, ये तो हम अक्सर सोचते हैं कि आखिर हम अपने दिमाग का कितना हिस्सा उपयोग में ला सकते हैं या करते हैं। तो इसका उत्तर तो है 100%। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मेरा ही दिमाग फिर गया है। तो परेशान मत होइए, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। दोस्तों, हम लोगों को हमेशा से गुमराह किया गया है कि हम अपने दिमाग का केवल 10% हिस्सा यूज़ करते हैं। और इस मिथ की जो शुरुआत हुई थी वो 1890 में विलियम जेम्स ने की थी, जिन्हें फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि हम में से अधिकांश लोग अपनी मानसिक क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर सकते, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी लंबे समय तक लोगों के दिमाग में बैठी रही। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि हम अपने मस्तिष्क के लगभग हर हिस्से का उपयोग करते हैं, और हमारे मस्तिष्क का अधिकांश हिस्सा हर समय सक्रिय रहता है। इनफैक्ट जब हम सोते हैं तो उस समय भी हमारे दिमाग का हर हिस्सा सक्रिय रहता है। हाँ, ये अलग बात है कि एक ही समय पर दिमाग के सारे हिस्से एक्टिव नहीं होते। और हाँ, हमें एक्टिव रहने के लिए यानी सचेत रहने के लिए कम से कम 1 से 16% सेल का एक्टिव होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा दिमाग की अधिकतम सेल्स का उपयोग अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़ जैसे कि हार्ट रेट है, ड्रीमिंग है और भी इस तरह की कई एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए होता है। एक बात आपको और बता दूं कि ह्यूमन ब्रेन को पूरे बॉडी की लगभग 20% एनर्जी की अकेले ही ज़रूरत पड़ती है, जो कि ह्यूमन बॉडी के किसी भी आर्गन के द्वारा इस्तेमाल की गई एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा है। आपको जान करके हैरानी होगी कि 50% बच्चे और नवजात बच्चे जो होते हैं वो 60% एनर्जी यूटिलाइज करते हैं अपने पूरे बॉडी का। वैसे भी किसी भी प्रजाति की तुलना में सबसे अधिक न्यूरॉन्स लगभग 86 बिलियन ह्यूमन ब्रेन में ही होते हैं, और यही न्यूरॉन्स हम इंसानों को इतना स्मार्ट बनाता है। नंबर 3, हम इंसानों की आंखों का रेजोल्यूशन कितना है। दोस्तों, अगर मैं शॉर्ट में आंसर दूं तो वो होगा 576 मेगापिक्सल। लेकिन कैसे, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, जो डिजिटल इमेज होती है वो मिलियंस ऑफ टाइनी लाइक एलिमेंट से बनी हुई होती है, जिन्हें हम पिक्सेल्स कहते हैं। और अगर किसी इमेज में जितने ज़्यादा टाइनी टाइल्स लाइक एलिमेंट होंगे उसका उतना ज़्यादा ही रिजोल्यूशन होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक इमेज में 1 मेगापिक्सल यानी 1 मिलियन पिक्सल होता है। अब अगर आप किसी इमेज के विड्थ और हाइट को जानते हैं तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके कैमरे का पिक्सल कितना है। बस आपको उन्हें मल्टीप्लाई करना होता है। इसके अलावा मेगापिक्सल की इमेज का क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं होता, यानी किसी इमेज की क्वालिटी डिपेंड करती है उसके एक्सपोजर पे, फोकस पे, लाइटिंग पे, कैमरे के लेंस पे और कुछ अदर वेरियस फैक्टर्स पे। जबकि ह्यूमन आई किसी डिजिटल कैमरे की तरह काम नहीं करती है। कैसे, समझाता हूँ आपको। दोस्तों, अच्छी रोशनी में आप 2 लाइंस को अलग कर सकते हैं अगर उन लाइंस में 0.6 मिनट की डिस्टेंस है, यानी 0.6 मिनट का ही एंगल केवल बना हुआ है। इस हिसाब से आपकी आंखों का जो पिक्सल साइज है वो है 0.3 मिनट का। अब आप 120 डिग्री हॉरिजॉन्टल फील्ड एंड 60 डिग्री वर्टिकल प्लेन को ही बिना सिर घुमाए देख सकते हैं। तो आपकी आंखों का रिजोल्यूशन होगा 120 × 120 × 60 × 60 डिवाइडेड बाई 0.3 × 0.3। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 576 मिलियन पिक्सल।
ये हो जाता है लगभग 576 मेगापिक्सल के बराबर। तो भी आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी आंखों का रिजोल्यूशन कितना है। नंबर 4, क्या सनलाइट का भी कुछ वेट होता है, वजन होता है? दोस्तों हाँ, सन का भी वजन होता है, यानी कि मास, नॉट वेट। कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों सूर्य का प्रकाश फोटोनों से बना है और उसका द्रव्यमान पृथ्वी तक पहुंचने के बराबर है। यही कारण है कि शैडो में जितना एरिया ऑक्युपाई होता है, वजन उस एरिया से कम होता है जिसे प्रकाश द्वारा पुश किया जाता है। वैसे आपको मैं बताता चलूँ कि एक दिन में निकलने वाली धूप का वजन लगभग 3.7 × 10⁻24 किलोग्राम तक होता है। और अगर आप एक परफेक्ट मिरर बॉक्स में सूर्य के सारे प्रकाश को इकट्ठा करते हैं तो बॉक्स का जो भी वेट होगा वो फोटोन एनर्जी के कारण बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो मासलेस प्रोटॉन्स होते हैं वो ग्रेविटेशनल फील्ड से डिफ्लेक्ट होकर के वापस चले जाते हैं। एक बात आपको और बता दूं कि एक धूप वाले दिन शिकागो का जो वजन होगा वो 140 किलोग्राम अधिक होगा। वो भी बस केवल इसलिए क्योंकि पूरे शिकागो पर धूप पड़ रही होती है। नंबर 5, दोस्तों एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है दिमाग में कि पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? तो दोस्तों इसका आंसर तो है अंडा, लेकिन चलिए जानते हैं कैसे। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि मुर्गी के आने से पहले अंडे देने वाले जानवरों का अस्तित्व तो था ही, वो भी तो थे। तो टेक्निकली अंडा चिकन से पहले आया था। और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए चलिए हम अपनी घड़ी को कई चंद्रमाओं से पहले, यानी कि मतलब कई साल पहले लेकर के चलते हैं। उस समय में जिस समय धरती पर कोई मुर्गी नहीं थी, हाँ उस समय कोई ऐसा जीव रहा होगा जो नियर अबाउट चिकन के जैसा ही था, पर चिकन नहीं था, उसे हम प्रोटो चिकन कह सकते हैं। वो दूसरे प्रोटो चिकन के साथ मिला होगा, जिसकी वजह से उन दोनों प्रोटो चिकन के जीन्स का आदान प्रदान हुआ। अब उनसे जो अंडा हुआ वो बिल्कुल 100% तो अपने पेरेंट की कॉपी तो होगा नहीं, उसमें कुछ न कुछ चेंजेस जरूर हुए होंगे। अब डीएनए में ये जो छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं, हजारों पीढ़ियों में एक नई प्रजाति बना सकते हैं। ठीक यही प्रोटो मुर्गियों के साथ हुआ और छोटे जेनेटिक म्यूटेशन ने चिकन नामक एक नई प्रजाति बना दी, जो एक अंडे में बड़ी हुई, जिसे हम चिकन कहते हैं। तो दोस्तों अब अगर आपसे कोई पूछे कि पहले मुर्गी आई या अंडा, तो क्या कहना है, आपको तो पता ही चल गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल क्रांतुस क्रिएशंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और भी ऐसी ही मज़ेदार जानकारी से भरी वीडियोज़ को देखने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।